हेड ये जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले क्लास 12th हिस्ट्री के गेस प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाली एग्जाम 2022 में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन बता रहे हैं यानी समझे तो गेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो गेस क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को कहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है और उस क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। तो आपके एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में सब्जेक्टिव गेस प्रश्न की तैयारी करना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गेस क्वेश्चन आपके लिए मैं किया हूं। तो आप सब अगर आंसर मालूम हो तो बेहतर है, नहीं मालूम है तो फिर से रिवीजन कर लीजिए, और तैयारी भी है तो रिवीजन कर लीजिए क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। तो चलिए गेस प्रश्न की पहले क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन जो आपके लिए गेस किया गया है 2022 के लिए, कहने का मतलब 2022 के लिए गेस प्रश्न है, यह प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। आइए पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतर गेस क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखकों का क्या महत्व है, यानी इतिहास लेखन में अभिलेखकों का क्या महत्व है। प्रकाश डालिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि का खोदे हुए अभिलेखकों के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में जानकारी मिलती है। कहने का मतलब जो अभिलेखों होते हैं, ये क्या करते हैं, यानी अभिलेखों से तात्पर्य हमारा यह होता है पोषण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि खोदे हुए, ये सब क्या करते हैं, खोद कर अभिलेखकों के रूप में राजनीतिक या सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में की जानकारी देते हैं। ऐसे को हम क्या कहेंगे, अभिलेखकों कहेंगे। और उसके बाद लिखेंगे अशोक के अभिलेखकों द्वारा उनके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, यानी अशोक के अभिलेखकों द्वारा उसके धर्म के प्रचार प्रसार का उपाय मिलता है, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट की जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। कहने का मतलब जो अशोक का इतिहास लिखा गया तो उसके अभिलेखकों के, कहने का मतलब जो पुराने चीज सब मिल रहे थे ना, उन्हीं के माध्यम से उसके इतिहास को लिखा गया। किनके इतिहास को, तो सम्राट अशोक के इतिहास को लिखा गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, या वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो बेहतर रहेगा। यह क्वेश्चन देखिए, टॉप क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया को क्यों समाप्त किया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया को क्यों समाप्त किया। आंसर में लिखेंगे इस्लामिक कानून के तहत जजिया एक प्रति व्यक्ति कर है जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुष नागरिकों पर जो मापदंडों का पूरा करते हो पर लगाया जाता है। कहने का मतलब क्या, देखिए इस्लामिक कानून के तहत जजिया एक प्रति व्यक्ति कर है जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र इसके गैर मुस्लिम, यानी एक इस्लामिक राष्ट्र होते हैं उसके गैर मुस्लिम पे नागरिकों को जो मापदंडों के लिए जो भी कर लगाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जजिया कर कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को बराबर प्यार का सम्मान दिया। देखिए अकबर बहुत ही बेहतर बादशाह थे। इन्होंने क्या किया, जो हमारा हिंदुस्तान है ऐसे लिखा जाता पहले, ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान लिखा जाता, तो इसको ऐसे किया क्योंकि हिंदुस्तान का जो मेन शब्द होता है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी अकबर एक ऐसे बादशाह रहे हैं मुगल सम्राट का जो हिंदू और मुस्लिम को बहुत ज्यादा समान अधिकार दिए, और अदर तो नहीं दे पाया लेकिन अकबर काफी ज्यादा दिए थे, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे उसने हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए जजिया कर को समाप्त किया। उन्होंने क्या किया, जो जजिया कर चल रहा था उसे हिंदू मुस्लिम को एकता बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि गेस क्वेश्चन लाए हुए, देखिए गेस क्वेश्चन है इसीलिए देखिए सीधे 2 नंबर क्वेश्चन के बाद 26 नंबर आ गए। यानी कहने का मतलब देखिए मॉडल सेट से ही मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ आपके लिए, ठीक है। तो मॉडल सेट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो काफी ज्यादा, हर एक मॉडल सेट से बेहतर जो भी क्वेश्चन मुझे लगा कि अब की बार आने की काफी ज्यादा संभावना है, वैसे ही क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं बेहतरीन तरीका से। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे राजनीतिक शास्त्र में, हालांकि राजनीतिक शास्त्र का ही क्वेश्चन है लेकिन इतिहास में भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर किस प्रकार का लिखेंगे, आइए समझते हैं। संघ सूची की जगह वे देखिए संघ सूची में विषय रखे जाते हैं, यानी वैसे विषय को रखा जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के तथा जिनके बारे में देश
देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश नीति, डाक तार व टेलीफोन, रेलवे, मुद्रा, बीमा एवं विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 35 विषय है। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने कहने के बाद यह संघ सूची है ना आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यानी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है देश भर के लिए, यानी सभी देशों के लिए, जैसे डाक तार हो गया या टेलीफोन हो गया, ये रेलवे हो गया, मुद्रा हो गया, बीमा हो गया, ये सब पूरे देशवासियों के लिए लागू किया जाता है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। इसमें कुल कितने विषयों को रखा गया, तो 35 विषयों को रखा गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछता है संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है, तो बोलेंगे 35 विषय। राज्य सूची, आइए राज्य सूची को समझते हैं। राज्य सूची ऐसे सूची होते हैं जिसमें प्रादेशिक महत्व के विषय को सम्मिलित किया गए थे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाता है। यानी जो संघ सूची होता है ना, इसके अंतर्गत जो भी कानून बनाते हैं यह राज्य सरकार, और यह राज्य सरकार के अधीन आते हैं, ठीक है। राज्य सूची के प्रमुख विषय है कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा मालगुजारी इत्यादि। यानी राज्य सरकार का जो प्रमुख सूची यानी संघ राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह कृषि हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यह सब इनके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो 66 है। याद रखिएगा विषयों की संख्या कितनी है, इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची किसे कहते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो संघ सूची है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार भी आता है, ठीक है। यह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और यह आपका राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यह किसके अंदर होते हैं, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। लेकिन यही क्या किया जाता है, दोनों मिलकर जब चलाते हैं, इसे ही हम समवर्ती सूची कहते हैं, कह सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल होते उनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। कहने का मतलब जो भी कानून बनाया जाए, अगर वह बेहतर कानून है तो सबसे ज्यादा वहां पे कानून किसका माना जाएगा, तो केंद्र सरकार का माना जाएगा, थोड़ा सा राज्य सरकार का मान्य कम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका मान्य नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो यह VVI क्वेश्चन था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये लिहा तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा गेस क्वेश्चन का, वीर कुंवर सिंह की जीवनी पे प्रकाश डाले। काफी बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर अब की बार भी आ जाए तो क्या लिखिएगा, MVY क्वेश्चन है, तो MVY पे सबसे पहले कर लीजिए और इस प्रश्न को देख लीजिए। इसके आंसर में लिखेंगे कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार के एक स्थानीय जमींदार थे। क्या थे, एक स्थानीय जमींदार थे। आप देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि कुंवर सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार में कहां हुआ था, तो आरा जिला जगदीशपुर में हुआ था। उसके बाद यह एक स्थानीय जमींदार थे। वह बड़े जमींदार होने के कारण लोगों के राजा के नाम से विख्यात है। यही बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है, कुंवर नारायण सिंह। तो लोगों के लिए यह राजा के नाम में विख्यात है। कहने का मतलब सब इसे राजा कहकर भी बुलाते थे, ठीक है, क्योंकि यह जमींदार थे, बहुत ही बड़े जमींदार थे। उसके बाद लिखेंगे कुंवर सिंह की उम्र बहुत ही कम थी तो उन्होंने आजमगढ़ तथा बनारस के अंग्रेज फौजों को पराजित किया था। यानी बहुत ही कम उम्र में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ तथा बनारस के जो भी फौज थे, अंग्रेजी फौज, उसको पराजित किया था। कहने का मतलब उसे हराया था। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजित कर गंगा पार अपने प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल 1858 में किनका मृत्यु हो गया, तो कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया। देखिए अब कहे कुंवर सिंह के जीवनी पे प्रकाश डाले, तो आप लोग से पूरा उसके जीवनी लिख दीजिए, ये किए वो किए, नहीं, ये इतिहास पढ़ रहे, तो इतिहास पढ़ रहे तो कहने का मतलब देखिए शुरू में एक ही लाइन में हम थोड़ा सा उनका परिचय दे देंगे, उसके बाद इतिहास में उन्होंने किया क्या तो उसका शॉर्टकट में लिख देंगे, ठीक है। इतिहास में तो बहुत बड़ा भूमिका इनका है, तो हम शॉर्टकट में लिख देंगे, क्योंकि 2 नंबर में पूछा हुआ है ना, तो दो नंबर के लिए शॉर्टकट में मेन पॉइंट को लिख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए यह चौथा नंबर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आजाद हिंद फौज पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है द्वितीय युद्ध के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेज के कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था। आप समझिए, कह रहा है कि द्वितीय युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि
1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र होने के लिए, यानी कहने का मतलब क्या, हमारा भारत तो यानी 1947 में ना आजाद हुआ, तो इससे पहले क्या था, अंग्रेजों के कब्जे में था। तो इसके स्वतंत्र होने के लिए यानी इससे आजाद होने के लिए हिंद फौज कहिए या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था, यानी एक सेना का गठन किया गया था आजाद हिंद फौज के नाम से, जिसे जाना जाता था। यानी कहने का मतलब यह आजाद दिलाएंगे अपने राष्ट्र को, इसी प्रकार से इन्होंने अपना नाम लिखा था। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इस फौज का गठन कहां हुआ था, तो जापान में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था, तो आप लोग सीधे भारत लगा दीजिएगा। ना 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 ना, गलती ना करना मेरे राजा, मेरे सोना, मेरे बाबू, आप लगाइएगा क्या, जापान। उसके बाद इसकी स्थापना भारत के एक अन्य क्रांतिकारी नेता राम बिहारी सारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। देखिए इसी का स्थापना एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम दिया हुआ है रास बिहारी बोस, टोक्यो यानी टोक्यो जापान में, जहां जापान की भी राजधानी है, वही इनका स्थापना किया हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी पूछे कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था, तो राम बिहारी बोस ने किया था। कहां पे किया था, तो टोक्यो जापान में किया था। इसके कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे, यानी इसके कमांडर जो थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस प्रकार से आपका इसका परिचय देना, काफी एमवीआई क्वेश्चन, बहुत ही एमवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, अगर एग्जाम में न भी आएंगे तो यानी आपके नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना, ये सारे प्रश्न बता रहा हूं वो प्रश्न का रहेगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, यह भी क्वेश्चन काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, तो इसका आंसर में लिखेंगे भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेल्ले तथा भारतीय नेताओं को मिलाकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज लाना था। कहने का मतलब देखिए, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, तो कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया कि यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य था, जिस प्रतिनिधि मंडल का क्या है, लॉर्ड वेल्ले तथा भारतीय नेताओं ने मिलकर एक योजना तैयार किया था जिसका नाम क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वराज राज्य बनाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, आपको यहाँ पे भी 2 नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यह प्रश्न का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, हालांकि याद हो तो बेहतर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 14 नंबर नहीं, हमारा शायद 5वां या 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा गेस क्वेश्चन का, क्योंकि 14 नंबर दिया है किसी आपका यानी बेहतर मॉडल सेट से 14 नंबर क्वेश्चन मैंने उठाया हूं। किताबुल हिंद पर टिप्पणी लिखिए, तो आप देखिए किताबुल हिंद पे टिप्पणी लिखिए, तो बहुत सारे बच्चे ना बुक पढ़े रहते हैं ना, तो पूरा बुक के पूरा सारांश लिख देते हैं। ना ना, वो ऐसा गलती ना कीजिए, ये 2 नंबर में पूछा हुआ है ना, तो बस आपको 50 से 40 शब्दों में आंसर देना है। याद रखिएगा, इससे ज्यादा में दीजिएगा तो कहे मास्टर जी भी समझ जाएंगे, जो यानी सरकारी मास्टर तो एक तो आपका कॉपी चेक करते हैं, सरकारी मास्टर कॉपी चेक करते हैं, और वो समझ जाएगा ये बच्चा बहुत एडवांस है, एडवांस बच्चा है, वो नंबर काट लेगा। आप कितना बेहतरीन तरीके से लिख दीजिए, आपको जितना याद है पूरा लिख दीजिए तो नंबर काट जाएगा। तो एडवांस भी ज्यादा नहीं बनना है, यानी उनके सामने में, भले हमको याद है आंसर, लेकिन उनके सामने में एडवांस नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़ा ही खराब होते हैं बिहार के मास्टर्स, आप समझ सकते हैं। तो किताबुल हिंद के परिचय में लिखेंगे, किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है, अल बरूनी द्वारा, आपसे पूछे कभी कभी आपको पूछा किताबुल हिंद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो अल बरूनी द्वारा रचित ग्रंथ है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कामिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक विज्ञान, भारतौल का मापन, विविधता, मूर्तिकला, कानून, मन, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों को विभाजित किया। कहने का मतलब क्या है, यह एक जो किताब है यह सभी चीजों का ज्ञान हमें देता है, धर्म के दर्शन का ज्ञान देता है, त्योहारों का, खगोल विज्ञानी का, विविधताओं का, मूर्तिकला का, कानून का, मापतंत्र विज्ञान का, ये सारे का यह ज्ञान देता है। यह 80 अध्यायों में विभाजित है। कहने का मतलब इसमें पूरा 80 अध्याय है, किसमें, किताबुल अध्याय में। ठीक है, किताबुल हिंद में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं गेस क्वेश्चन का, और भी क्वेश्चन है। हाँ, गेस क्वेश्चन का तो और भी क्वेश्चन है, आइए चर्चा करते हैं। शायद हम 10 गेस क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर प्रकाश डालें। आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको मालूम होगा यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आपकी बेल के लिए भी गेस क्वेश्चन है, तो एमवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही एमवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर में लिखेंगे, वह झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। कौन,
तो झांसी की रानी उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपनी संतान न होने पर उनके एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था, यानी उनका झांसी को अपना संतान नहीं था तो उन्होंने एक बच्चे को अपने दत्तक पुत्र के रूप में क्या लिया था, गोद लिया था, तथा झांसी का उत्तराधिकार घोषित किया गया था। किसे? तो झांसी की रानी को झांसी का उत्तराधिकार घोषित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दी थी। यानी ये जब रानी को किसका, तो यानी झांसी का उत्तराधिकार घोषित किया गया, तो इसका अंग्रेज इसका मान्यता ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, मान्यता नहीं दी थी। इसी कारण वो 1857 के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी, यानी क्या कहा, इसी कारण से उन्होंने क्या किया, 1857 में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी। उसने नाना साहिब के विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंत में कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उसकी वीरता सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। कहने का मतलब जो यानी एक देखिए एक महिला होकर, यानी रानी लक्ष्मीबाई क्या थे, एक महिला थी, लेकिन उसकी वीरता इतनी बेहतर थी ना, वो अंग्रेजों से लड़ गए, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए थे, मत मुझे पानी तक पिला दिए थे। अंग्रेज लोग सोच रहे थे यार एक महिला से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजों को इन्होंने बहुत पीटा था, बहुत लड़ाई लड़ा था, युद्ध खूब लड़ा था। तो एक फिल्म भी लिखा मणिकर्णिका, तो हिंदी फिल्म है, शायद उसको देखिएगा तो और समझ में आएगा किस प्रकार से। हालांकि तो बेहतर नहीं बताते, लेकिन हाँ जितना बताते हैं समझिए उससे बेहतर थे हमारे क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में वर्णित विवाह पे प्रकाश डाले। तो महाभारत में कुल 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है, जो है ब्रह्मा विवाह, प्रेम विवाह। देखिए अब उल्लेख करने के लिए कहता है ना, तो बच्चा सब क्या करेगा, इहो लिख देगा, एक ही करेगा, एक एक के बारे में बताएगा, एक एक के बारे में बताएगा, सबको डैश दे देगा। अब बताएगा ना रे बाबा रे 2 नंबर में पूछा, ये 5 नंबर में पूछा रहा था, तब बताते तो सही रहा। तो हमको एडवाइस भी ज्यादा नहीं बनना, याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं क्योंकि एग्जाम का कम समय। तो लिखेंगे ब्रह्मा विवाह, दूसरा में प्रजाति विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो ये पिशाच विवाह, ये सब क्या हो जाएगा, महाभारत में वर्णित विवाहों का उल्लेख हो जाएगा, यानी यह सभी विवाहों का उसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है, शायद हमारे गेस्ट क्वेश्चन का, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में किन्हीं 2 मुख्य स्रोतों का नाम बताइए। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन में, यानी प्राचीन इतिहास को हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राचीन अभिलेख चाहिए और साहित्यिक स्रोत चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्राचीन अभिलेख से, यानी जो भी बुक लिखे गए हैं या किसी भी तरीका से हमें किसी चीज की जानकारी मिल पाते हैं, तो उनके से जैसे कोई ऐसे टुकड़े हो गए, खंड हो गए, बुक हो गए, जो मिल पाते उनसे, या साहित्यिक स्रोत से, जो भी साहित्यिक स्रोत लिखे गए उनसे भी हम जानकारी लगा सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास की जरूरी है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हमें मेन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इससे हम जानकारी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टोटल के टोटल आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराया हूं क्लास 12th के हिस्ट्री के, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोग इन 10 प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेंगे फिर से, और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यानी 10 में आपको कितना प्रश्न याद था, कौन कौन से प्रश्न याद नहीं था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।